हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याभ्यास। मैं हूं डॉक्टर शिखा कनाजिया और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट vidyabhyas.com पर मिल जाएंगे। ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared to check arithmetical accuracy of all ledger account by comparing the total debit and credit। क्योंकि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अभी हमने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम पता करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को, और पता करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को। और क्योंकि अगर हमें इन्हें एक्यूरेट निकालना है तो हमें ट्रायल बैलेंस में उसको चेक करना पड़ेगा कि जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं लेजर में उनको कंपेयर करेंगे कि अगर उनमें कोई भी अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी पाई जाएगी तो उसको वहीं के वहीं सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर ये यहां सॉल्व नहीं हुई तो ये यहां इफेक्ट डालेगी। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये स्टेटमेंट प्रिपेयर इसलिए होता है ताकि अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करी जा सके, आप टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का पता लगा सके। और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में ही हमें पता चलता है। अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा सही है जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करे हैं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आपके कोई ना कोई ट्रांजेक्शन में गलती है और आप उसको यहीं देखकर यहीं इसको करेक्ट कर लीजिए ताकि उसका इंपैक्ट यहां ना पड़े। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर हमें पता चलता है कि हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितनी है एक बिजनेस की पर्टिकुलर डेट पे। और ये जो बनती है ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनती है। ट्रेडिशनली हम यही कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च है उसमें ये हमारी बनकर तैयार होती है। लेकिन लेकिन हम इसे क्वार्टरली भी बना लेते हैं। आजकल हमारे यहाँ जो स्टेटमेंट शो किए जा रहे हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पर, वो क्वार्टरली शो किए जाते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट हमें ओवरऑल ईयर की पूरे पोजीशन शो कर देती है। क्वार्टरली भी हमें पता चलता रहता है क्योंकि देखिए साल बहुत बड़ा हो जाता है और कंपनी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए क्वार्टरली अपने स्टेटमेंट तैयार करने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। देखिए बैलेंस शीट बना रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट या लॉस की जानकारी के लिए। प्रॉफिट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। आपने पूरे साल भर में 1 लाख का खर्चा किया है और एक्सपेंसेस किए हैं 80,000 के, तो बचा हुआ 20,000 आपका क्या है? प्रॉफिट। उसी तरीके से अगर आपने पूरा रेवेन्यू जनरेट किया है 70,000 और खर्चे किए हैं 90,000, तो 20,000 आपका क्या है? लॉस। जब आपके टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं टोटल रेवेन्यू से तो वो लॉस है। जब आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है टोटल एक्सपेंसेस से तो वो आपका प्रॉफिट है। गुड्स रेफर टू द आइटम दैट बिजनेस बाय फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स मीन फॉर सेल। सेम हमारा स्टॉक। कॉस्ट, cost means total amount incurred to acquire an asset or produce a product। देखिए आप कोई भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं किसी एसेट को परचेज करने के लिए या अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारा अमाउंट आपका कहलाता है कॉस्ट।
फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज करी, प्लांट परचेज किया 10,000 का, आपने वेजेस पे करी है 2,000 रुपए की, तो अगर बात करूं तो पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 50,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस एनी अदर एक्सपेंसेस आर कॉल्ड कॉस्ट. The total expenses are called cost. Discount is a reduction in the selling price given by the seller to the buyer. कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलर जो सेलिंग प्राइस में रिडक्शन कर देता है वो डिस्काउंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एक सेलर है और ये वॉच बेचते हैं. मैंने एक वॉच देखी 3,000 रुपए की थी. मैंने इनसे कहा कि मैं इन्हें 10 लूंगी, तो ये टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 30,000. लेकिन मैं क्या परचेज कर रही थी, इन्हें बल्क में परचेज कर रही हूं. मैं एक वॉच परचेज नहीं कर रही हूं, मैं 10 वॉच परचेज कर रही हूं. और अब मैं डिमांड कर रही हूं कि आप 30,000 की बजाय मुझसे 28,000 रुपए ले लीजिएगा. और मिस्टर एक्स राजी हो गए. तो ये जो बीच का 2,000 का जो अमाउंट है ये कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट. जब बल्क परचेज करते हैं और सेलर आपको बल्क परचेज में कुछ अमाउंट रिड्यूस कर देता है तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, कैश डिस्काउंट होती है रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें हमें मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट. अब मिस्टर एक्स से मैंने कहा कि मैं आपको 28,000 में ये वॉचेस ले तो लूंगी, लेकिन मैं आपको पेमेंट करूंगी 3 महीने बाद. और अभी अगर आपको पेमेंट चाहिए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 26,000 है. मिस्टर एक्स ने कहा कि आप मुझे 26,000 अभी पेमेंट कर दीजिए, मैं 3 महीने का वेट नहीं कर सकता. तो ये 2,000 रुपए अब जो मुझे मिला है ये मिला है कैश डिस्काउंट. और यही हमारा रिकॉर्ड होगा हमारे अकाउंट्स में. ये वाला नहीं होगा 2,000. क्यों? क्योंकि ये तो उसने परचेज करने के कहा कि मैं अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेच दूंगा, तो उसने बेचने के लिए किया, और ये उसने तुरंत पेमेंट के लिए किया. Bad debts. Bad debts are the amount that cannot be recovered from debtors. देखिए नाम में क्या है, डेट्स, और क्या है, बैड. ऐसे डेटर्स जो अपना पेमेंट ना करें वो हमारे बैड डेट्स हैं. हमारे डेटर्स 3 तरीके के होते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड. ये वाले जो पैसा टाइम पर दे दें, ये जिनका हमें डाउट है कि ये पैसा देंगे नहीं देंगे, पूरा देंगे या नहीं देंगे. और ये वाले वो हैं जिनका पैसा मिलना ही नहीं है, अब नहीं रिकवर हो सकता हमसे, जिनमें कैपेबिलिटी, जिनमें एबिलिटी नहीं है अब पे करने की, यानी कि अब ये पे नहीं करेंगे और ये हमारे क्या बन गए, डेटर्स, बैड डेट्स. इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस. और ये देखिए, डेटर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू पे 2,000 रुपीज. या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको पैसा नहीं मिलना है, या वो पैसा दे ही नहीं रहा है. जरूरी नहीं है कि वो इंसॉल्वेंट हो, हर केस में हो सकता है कि वो पैसा दे नहीं रहा है, आपसे सामान लेके चला गया, आपको पैसा देना नहीं चाह रहा, या उसने आपको बिल्स लिखे थे, वो बिल्स डिसऑनर्ड हो रहे हैं, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, बैड डेट्स में चले जाते हैं. डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन आपकी फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, और फिक्स्ड एसेट्स में भी आपकी लगेगा टाइंजिबल एसेट्स पर. टाइंजिबल एसेट्स में जो भी, क्योंकि ये इनकी फिजिकल सब्सटेंस होती है, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फर्नीचर है, प्लांट है, ये सब यूज हो रहे हैं. और यूज भी नहीं हो रहे हैं अगर आप इन्हें सिर्फ रखे हुए हैं तो भी इन पे वियर एंड टियर आता है कि कुछ ना कुछ इसमें टूट फूट होगी. तो उसके प्राइस में जो रिडक्शन होता है, एसेट के प्राइस में जो रिडक्शन है या डिक्रीज जो प्राइस हो रहा है, वो कहलाता है हमारा डेप्रीशिएशन.
फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख का फर्नीचर था साल की शुरुआत में, तो क्या साल के अंत में भी वो 1 लाख का ही रहेगा? नहीं, अब वो हो गया है 90,000 का। तो ये जो बीच में 10,000 है, ये क्या बना है? इसका डेप्रिशिएशन। एक और एग्जांपल देती हूं, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने कार परचेज करी है, एसेट्स है आपकी कार, कार आपने शोरूम से ही बाहर निकाली है और अब आप चाहते हैं कि शोरूम वाला वापस ले ले। कार आपने 5 लाख की ली है, तो क्या वो शोरूम के बाहर निकलते भी 5 लाख की ही रही? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिडक्शन हुआ होगा। जब तक वो शोरूम के अंदर है वो कितने की है? 5 लाख की। जब तक वो किसी ने परचेज नहीं करी है वो कितने की है? 5 लाख की। लेकिन जैसे ही किसी ने परचेज कर ली है, अब वो स्टॉक से वो एसेट बन गई है और एसेट के यूज करने पर उसमें वियर एंड टियर होता है। वो सब क्या कहलाता है? उसका डेप्रिशिएशन कहलाता है। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड फॉर प्रॉफिट टू मीट नोन लायबिलिटी। देखिए, एक होता है प्रोविजन, एक अभी हम आगे पढ़ेंगे रिजर्व्स। अगर आपकी कोई नॉन लायबिलिटी, आप जानते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हम उसके लिए बनाते हैं प्रोविजन। और आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम बनाते हैं रिजर्व। ये बैड डेट थे। आपको पता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का उधार माल बेच रखा है, तो ये पूरा 1 लाख रिकवर्ड नहीं होगा। हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो फिर मैं कहां से लाऊंगा? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। और वो प्रोविजन कहलाएगा बैड डेट्स के लिए जो बनता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन हम टैक्सेशन के लिए भी बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे हमें टैक्स देना। रिजर्व्स, रिजर्व्स प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो हम फ्यूचर में, अगर हमें अचानक से कोई ज़रूरत पड़े या अचानक से किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़े या कोई खर्चा हो जाए, तो हमारे पास पैसा नहीं हो बिजनेस में, तो हम हर साल प्रॉफिट में से वो पोर्शन निकालते हैं, जिसे हम रिजर्व कहते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी रिजर्व में से उस खर्चे को कर लेते हैं। ये रिजर्व कहलाता है, जैसे जनरल रिजर्व या रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने इस ईयर कर तो लिए हैं लेकिन इनका पेमेंट नहीं किया। जैसे कि आपने एम्प्लॉय से काम करा लिया है लेकिन अभी तक उनको सैलरी पेड नहीं करी है, तो ये आपकी लायबिलिटी कहलाती है और आपके एक्सपेंस, उस एक्सपेंस के आगे यहाँ आउटस्टैंडिंग लग जाता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने अभी खर्चा किया नहीं है लेकिन उनका एडवांस में पेमेंट कर दिया है। जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन का प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, कि आपने 3 महीने का पहले ही पूरा रिचार्ज करा लिया है और वो 3 महीने जो आपने 3 महीने का जो आपने एडवांस पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि इंश्योरेंस करा लेते हैं, अब 1 ईयर का इंश्योरेंस कराया है तो उसका पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट हमने प्रीपेड दे दिया है, तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। या आपने पहले से ही वेजेस दे दी है तो प्रीपेड वेजेस। एक्सपेंसेस होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। जब आप आउटस्टैंडिंग, जब आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं और आपको पेमेंट करना होता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। जब आपने अभी तक एक्सपेंसेस किए नहीं है लेकिन उनका पेमेंट पहले कर दिया है तो हम उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है बिजनेस में लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। बिजनेस की अर्न इनकम, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और इस टाइम पीरियड में हमने ये इनकम अर्न कर ली है लेकिन हमें इस फाइनेंशियल ईयर में ये अभी रिसीव नहीं हो पाई है, तो हम ऐसी इनकम को क्या कहेंगे? अक्रूड इनकम। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन अभी रिसीव होना बाकी है। डेफर्ड रेवेन्यू, deferred revenue refers to income received in advance for goods or services that are yet to be delivered. For example, advance rent. अगर हम हिंदी में समझें या आसान भाषा में समझें तो ऐसी रेवेन्यू जो कि अभी तक आपने जिसका काम नहीं किया, काम करना आपको बाकी है, या आपको गुड सप्लाई करना बाकी है या सर्विसेज देनी बाकी है,
लेकिन आपने उनसे एडवांस ले लिया है, तो ऐसी इनकम को हम डिफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। ऐसी इनकम को हम अनअक्रूड इनकम भी कहते हैं। डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी टू रेज बोरोड कैपिटल। देखिए, उधार लेने के बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस के पास, कि वो बैंक से लोन ले ले, क्रेडिटर्स से ले ले, या फिर मोर्गेज रखकर लोन ले ले, या बैंक ओवरड्राफ्ट ले ले। बैंक से ही बैंक की जो एक्स्ट्रा लिमिट होती है अमाउंट विड्रॉ करने की करंट अकाउंट पर, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं बोरोड कैपिटल रेज करने के लिए। उसमें से ही एक कंपोनेंट है हमारा डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, और कंपनी इसको कब लेती है? जब उसे बोरोड कैपिटल बढ़ानी होती है अपनी। देखिए, हमारे पास कैपिटल है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेट कैपिटल। डेट कैपिटल में एक कंपोनेंट हमारे पास है डिबेंचर। डिबेंचर के आगे जो लिखा हुआ इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट फिक्स होता है। इसी इंटरेस्ट पर हमें डिबेंचर पर, जब तक डिबेंचर की फाइनल ड्यू डेट नहीं आती उसके पूरे रीपेमेंट की, तब तक हम ये फिक्स रेट के हिसाब से डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। देखिए, हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट है। इस 1 लाख के प्रॉफिट को हम पूरा ही अपने, ना तो ओनर्स ले जाता है, ना ही हम पूरा अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। इसमें से रिजर्व्स भी बनना है, फ्यूचर प्लानिंग्स भी होनी है, अदर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट होना है। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो हमें अपने ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ उसका पार्ट देना पड़ता है। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख में से 25,000 हम अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, और हमारे पास 25,000 ही शेयर होल्डर्स हैं। तो 25,000 शेयर होल्डर्स हैं, या शेयर होल्डर्स यानी कि एक शेयर एक के पास है, या हम बात करें 25,000 शेयर्स हैं, तो एक शेयर पे हम कितना रुपया देंगे? 1 रुपये। तो डिविडेंड प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो हम अपने शेयर होल्डर्स में, बिजनेस या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। द कंपनी डिक्लेयर 10% डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो अगर मैं बात करूं 1 लाख का 10%, तो 10,000 शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये 10,000 ही 25 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट 25,000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल हमारी इनटैंजिबल एसेट है। ऐसी एसेट जो कि फिजिकल सब्सटेंस में नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करती है बिजनेस में। कैसे एग्जिस्ट कर रही है? ये एक रेपुटेशन है, कस्टमर की लॉयल्टी है। जैसे कि कोई पॉपुलर ब्रांड है, उसका सामान बहुत खरीदा जा रहा है। देखिए, आज भी आपने सुना होगा लक्स साबुन, जो लोग यूज करते चले आ रहे हैं, आज भी करते हैं, और ये उसकी गुडविल है। नोकिया फोन्स, ब्लैकबेरी, तो आईफोन, आपको कुछ भी कहने, करने या प्रमोशन की जरूरत नहीं है। इनकी मार्केट में ऑलरेडी एक रेपो है, एक रेपुटेशन है, कस्टमर लॉयल है इनके लिए। कोई भी नया मॉडल आता है तो तुरंत बाय हो जाता है। इंसॉल्वेंट, a person or business is said to be insolvent when liabilities exceed assets and debt cannot be paid. इंसॉल्वेंट कोई पर्सन होता है, बिजनेस होता है। कब होता है? जब वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने में केपेबल नहीं होता। लायबिलिटीज का पेमेंट करने में केपेबल कब नहीं हो रहा है? उसके पास एसेट्स ही नहीं बची। देखिए, इसीलिए लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होती हैं। इंसॉल्वेंट हम उसी के कोई बिजनेस या कोई पर्सन उसी केस में हो सकता है कि उसकी एसेट बेचने के बाद भी
उसके डेट का पेमेंट नहीं हो रहा, उसकी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है. A trader unable to repay creditors, or not only the creditors, all the total liabilities, जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटी है, अगर वो एसेट बेच के भी पूरी नहीं हो पा रही हैं और क्रेडिटर्स को लग रहा है कि अब हमें किसी भी तरीके से अब कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को, बिजनेस को इंसॉल्वेंट करा देते हैं, या वो पर्सन या बिजनेस खुद ही पिटिशन फाइल करके अपने आप को इंसॉल्वेंट करवा लेता है. टर्नओवर, देखिए एक तो हमारी हो गई नॉर्मल सेल्स, लेकिन जब हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, टोटल सेल, तो हम उसे टर्नओवर कहते हैं. टर्नओवर मीन्स द टोटल सेल मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एंड द स्पेसिफिक पीरियड इज फाइनेंशियल ईयर. देखिए करने को तो हम क्वार्टरली भी चेक कर लेते हैं, लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर ही काउंट होता है आपका स्पेसिफिक पीरियड में. एनुअल सेल ऑफ 10 lakh आर कॉल्ड अ टर्नओवर ऑफ 10 lakh. और आज के लिए बस इतना ही. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल विद्याभ्यास. थैंक यू.